कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि हमें सड़क पर दो बसें नजर आती है जिनमें ज़्यादातर फीमेल स्टूडेंट्स अपने कॉलेज क्लासेस के लिए जा रही होती है। उन सबके बीच एक लड़की है, मित्सुको, जो बाकी सबसे थोड़ी अलग लगती है। वो चुपचाप अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में व्यस्त रहती है। तभी उसकी फ्रेंड्स उसे छेड़ते हुए कहती है, अरे तुम हर वक्त कुछ न कुछ लिखती रहती हो, आखिर मिलेगा क्या इस तरह नोट्स बनाने से? देखो सब लोग मस्ती कर रहे हैं, तुम भी थोड़ा एंजॉय करो। इतना कहकर उसकी एक फ्रेंड मस्ती में उसकी नोटबुक छीन लेती है और उसी दौरान मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है। वो जैसे ही पेन उठाने के लिए झुकती है तभी एक अजीब सी तेज चीज आती है और दोनों बसों को एक झटके में आधा काट देती है। पल भर में सीन पूरी तरह बदल जाता है। बस में बैठी सारी लड़कियां दो हिस्सों में बंट चुकी होती है। मित्सुको धीरे धीरे ऊपर देखती है और जो नज़ारा सामने होता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। असल में वो बच जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नीचे झुकी हुई थी। वो घबराहट में बस से कूदती है और दौड़ना शुरू कर देती है। तभी हमें एहसास होता है कि ये सब किसी इंसान ने नहीं किया, बल्कि ये हमला हवा से हुआ था। हाँ, एक ऐसी अदृश्य हवा जो सब कुछ काट कर रख दे रही है। अब वो हवा मित्सुको के पीछे भी पड़ चुकी थी। डर के मारे वो चिल्लाते हुए भागती है। रास्ते में उसे चार और लड़कियां दिखाई देती है। वो उन्हें चिल्लाकर कहती है, झुको, जल्दी झुको। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसी पल वो हवा आती है और उन सबको भी दो हिस्सों में काटकर निकल जाती है। मित्सुको किसी तरह उनमें से एक लड़की को बचा लेती है, पर तभी पास से कुछ साइकिल चलाती हुई लड़कियां आती है। मित्सुको उन्हें भी सावधान करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हवा उन पर भी टूट पड़ती है और वो सब भी मारी जाती है। इतना ही नहीं, जो लड़की अभी अभी बची थी वो भी उसी अदृश्य चीज की चपेट में आकर खत्म हो जाती है। अब मित्सुको का डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। वो बेतहाशा भागती हुई एक नदी के किनारे पहुंचती है और वहां जो देखती है उससे उसका दिल दहल जाता है। पूरी नदी लाशों से भरी हुई थी, वो भी उसी हवा द्वारा मारे गए लोगों की। कपड़ों में खून और डर के सिवा कुछ नहीं बचा था। मित्सुको खुद को संभालती है और एक डेड बॉडी के कपड़े पहनकर खुद की पहचान छिपा लेती है। अब अगला सीन शुरू होता है और हम देखते हैं कि मित्सुको धीरे धीरे चलते चलते एक नए स्कूल तक पहुंच चुकी है। यहाँ चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां हैं। सब स्टूडेंट्स अपने क्लासेज में जा रही होती है और उनकी यूनिफॉर्म बिल्कुल अलग होती है। यानी साफ दिख रहा था कि मित्सुको इस स्कूल की स्टूडेंट नहीं थी। तभी एक लड़की उसके पास आती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, अरे मित्सुको, कैसी हो? पहले तो मित्सुको थोड़ा हैरान हो जाती है, फिर ध्यान से देखती है तो समझती है कि ये तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन वो फिर भी थोड़ा उलझी हुई सी कहती है, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? क्योंकि अभी तक उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर चल क्या रहा है। वो पूरी तरह सदमे में थी और उसी दौरान हम जान पाते हैं कि मित्सुको और उसकी ये फ्रेंड एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करती है। तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है, वही हवा जो उसे अब तक डराती आई थी। मित्सुको डर कर तुरंत बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, जबकि उसकी फ्रेंड समझ ही नहीं पा रही थी कि वो इतनी परेशान क्यों है। वो मित्सुको से पूछती है, तुम इतनी काम क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? तब मित्सुको पूरी कहानी सुना देती है, कैसे उसके स्कूल की दो बसें आधे में कट गईं, कैसे सभी स्टूडेंट्स मारे गए और कैसे वो हवा सबको काट रही थी। ये सुनकर उसकी फ्रेंड थोड़ी हंसते हुए उसे विंडो के पास ले जाती है। उसका हाथ बाहर निकालकर कहती है, देखो ये सिर्फ हवा है, बस हवा, कुछ नहीं होगा। मित्सुको के मन को थोड़ी राहत मिलती है और उसे लगने लगता है कि शायद वो जो कुछ भी देख चुकी है वो सिर्फ एक सपना या भ्रम था। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड अपने दो और दोस्तों को बुलाती है और वो चारों मिलकर क्लास से बाहर निकलने का प्लान बनाती है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है, अचानक उनकी टीचर वहां आ जाती है और उन्हें देख लेती है। चारों थोड़ा घबरा जाती है और भागकर स्कूल से बाहर निकल पड़ती है। भागते भागते वो सब एक लेक, तालाब के पास पहुंचती है। वहां मित्सुको की फ्रेंड बाकी दोनों लड़कियों को सब कुछ बताती है, पूरा सपना, पूरी कहानी। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, शायद ये सपना नहीं बल्कि कोई सच्चाई हो सकती है, जैसे कोई मिरर वर्ल्ड, एक उल्टी दुनिया जहां सब कुछ हमारी दुनिया के उलट होता है। वो ये कहते हुए तालाब में एक पत्थर फेंकती है और मुस्कुराकर बोलती है, देखो मैंने तो यहाँ पत्थर फेंका है,
लेकिन हो सकता है उस दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा न किया हो। और तभी अचानक से उस शांत तालाब में से एक क्रोकोडाइल बाहर निकल आता है। तो अब सीन वहीं से आगे बढ़ता है जहां झील में अचानक से निकले उस क्रोकोडाइल ने हमला किया था। वो भयानक जानवर सीधे उन लड़कियों की तरफ झपटता है और एक लड़की को पकड़कर पूरा निगल जाता है। बाकी सब लड़कियां ये सब देखकर हैरान रह जाती है। तभी उनमें से एक लड़की कांपते हुए बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दूसरी दुनिया में नहीं होता, और जो उस मिरर वर्ल्ड में होता है वो हमारी दुनिया में नहीं हो सकता। मतलब इस लड़की को असल में उस दूसरी दुनिया के मगरमच्छ ने खाया है। यहाँ तो बस उसका असर दिखा। थोड़ी देर बाद झील के पास ही उन्हें एक बिस्तर, बेड दिखाई देता है। वो चारों उस बेड के पास जाकर तकियों से खेलने लगती है। माहौल थोड़ी देर के लिए हल्का लगने लगता है, लेकिन तभी कैमरा मूव होता है और दूर से दो और लड़कियां दिखाई देती है। उनमें से एक ब्राइडल ड्रेस पहने हुए होती है। असल में वो दोनों आपस में शादी कर चुकी थीं, एक अनोखी अलग दुनिया की कपल्स। इन्हें देखकर मित्सुको की फ्रेंड कहती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में नामुमकिन हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन अगर चाहें तो हम उसे बदल सकते हैं। इसके बाद ये सब वापस अपने स्कूल लौट आती है और अगले लेक्चर के लिए क्लास में बैठ जाती है। मित्सुको की नज़र अचानक अपने पास पड़े एक तकिए पर पड़ती है। वो उसे उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है, तभी अचानक उसकी टीचर गन निकालती है और क्लास में फायरिंग शुरू कर देती है। पूरी क्लास में गोलियों की आवाज़ गूंजने लगती है। मित्सुको जब ऊपर देखती है तो उसकी सारी क्लासमेट्स मारी जा चुकी होती है, और एक बार फिर जैसे अपने पिछले सपने में बच गई थी, वैसे ही वो इस बार भी बच जाती है। टीचर गुस्से में उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास को बंद करने की? तुम्हारा भी मरना तय है। इतना कहकर वो गन उठाती है, लेकिन तभी दो और लड़कियां आती है और मित्सुको को वहां से खींचकर भागने लगती है। वो सब तेजी से भागती है, लेकिन तभी एक और टीचर रास्ते में आ जाती है और उन दोनों लड़कियों को वहीं पर गोली मार देती है। अब मित्सुको उन बची हुई स्टूडेंट्स के साथ किसी तरह स्कूल से बाहर भागती है, जबकि पीछे से बाकी टीचर्स लगातार उन पर फायरिंग करती रहती है। लेकिन जैसे ही वो सब स्कूल से बाहर निकलती है, फिर वही हवा लौट आती है। वो तेज झोंके की तरह आती है और देखते ही देखते सबको आधे हिस्सों में काट देती है। अब मित्सुको फिर से अकेली रह जाती है, जैसे हमेशा रह जाती है। वो डर के मारे भागती है। लोगों की भीड़ से होती हुई आखिरकार पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है। वो हामफती हुई पुलिस वालों को सब कुछ बताने लगती है, पूरा सच, वो हवा, स्कूल में हुई फायरिंग और वो मिरर वर्ल्ड वाली बात। अब सीन पुलिस स्टेशन के अंदर का है। मित्सुको सब कुछ बताती जा रही थी, पर पुलिस वाली लड़की बस ध्यान से उसे देख रही थी। फिर वो हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, लेकिन तुमने तो स्कूल वाली यूनिफॉर्म पहनी ही नहीं है। इतना सुनते ही मित्सुको थोड़ा हैरान हो जाती है। पुलिस ऑफिसर उसके सामने एक मिरर रखती है और जैसे ही मित्सुको उसमें देखती है, वो दंग रह जाती है, क्योंकि अब वो पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा, कपड़े, सब कुछ बदल चुका था, और अब लोग उसे मित्सुको नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे थे। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी। पुलिस ऑफिसर उसे सजाने संवारने के बाद शादी के लिए चर्च ले जाने लगती है। रास्ते में हर कोई उसे देखकर कांग्रेचुलेशन कह रहा था, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। चर्च पहुंचने पर मित्सुको एकदम ठिठक जाती है, क्योंकि वहां उसकी बेस्ट फ्रेंड पहले से मौजूद होती है। मित्सुको घबराते हुए पूछती है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? उसकी फ्रेंड धीरे से कहती है, अभी चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में है, बस जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। फिर वो मित्सुको को वेडिंग ड्रेस पहनाती है और कहती है, अब जाकर खड़ी हो जाओ। जैसे ही मित्सुको वेडिंग सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है, वहाँ बैठी बाकी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो सब हंस रही होती है और ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड का गुस्सा फूट पड़ता है। वो एक एक करके सभी पर अटैक कर देती है। माहौल पूरी तरह से खून और चीखों से भर जाता है। मित्सुको डर के मारे पीछे हटती है और अपने गुम की तरफ देखती है, लेकिन वहाँ कोई दूल्हा नहीं होता, बल्कि उसकी जगह एक ताबूत रखा हुआ होता है। ताबूत जैसे ही खोला जाता है, अंदर से एक भारी भरकम स्वर निकलता है। वो मित्सुको की तरफ बढ़ने लगता है।
डर के मारे मित्सुको एक टूटी हुई बोतल उठाती है और उस पर वार कर देती है। इसके बाद वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड भागकर चर्च से बाहर निकलती है। दरवाजे पर 2 और लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मित्सुको की फ्रेंड बिना सोचे दोनों को खत्म कर देती है और दोनों वहां से निकल भागती है। अब मित्सुको दूसरी तरफ भाग रही थी। वो अब खुद से डरने लगी थी। उसे लगने लगा कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी सामान्य इंसान के साथ नहीं हो सकता। रास्ते में उसे एक और मिरर दिखाई देता है। वो जैसे ही उसमें देखती है तो खुद को एक बार फिर पूरी तरह बदल चुका पाती है और अब उसके आसपास का माहौल भी बदल चुका था। वो अब एक रेसिंग एरिया में खड़ी थी। चारों ओर बहुत सारी लड़कियां थीं और सब भागने के लिए तैयार थीं। कुछ लड़कियां उसके पास आकर कहती है, अरे तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, चलो दौड़ो। मित्सुको थोड़ा हिचकती है लेकिन फिर दौड़ना शुरू करती है। दौड़ते वक्त उसे अंदर से एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, जैसे वो किसी चीज से भाग नहीं रही बल्कि किसी सच्चाई की तरफ बढ़ रही हो। दौड़ते दौड़ते उसे अपने पुराने डेड फ्रेंड्स दिखते हैं। वो सभी जो उसके स्कूल में मारे गए थे, सबकी झलकियां उसके सामने से गुजरती है। और फिर ठीक उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड फिर से उसके सामने आ जाती है। अब सीन फिर से तेजी पकड़ता है। मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक साथ भाग रही होती है। तभी दोनों नोटिस करती है कि वही पिग और वो औरतें जो चर्च में उन्हें रोकने आई थीं, अब सीधे इन्हीं की तरफ बढ़ रही थीं। चारों ओर अफरातफरी मच जाती है। कुछ लड़कियां मित्सुको की तरफ दौड़ती है और चिल्लाकर कहती है, मित्सुको, इस दुनिया से बाहर निकल जाओ वरना तुम भी फंस जाओगी। अब मित्सुको तेजी से भागते भागते एक अंधेरी सुनसान जगह पर पहुंचती है। वहां माहौल बेहद डरावना है और सामने उसे कुछ स्टूडेंट्स दिखाई देती है जो सब यूनिफॉर्म पहने हुए होती है, लेकिन उनकी शक्ल देखकर समझ आता है कि वो जीवित नहीं बल्कि मरे हुए आत्माएं हैं। वो सब एक साथ कहती है, हम सब मर चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। मित्सुको डर से पीछे हटती है। तभी अचानक उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां पहुंच जाती है। वो उन लड़कियों में से एक पर हमला कर देती है और मित्सुको को पकड़कर वहां से भाग ले जाती है। भागते हुए उसकी बेस्ट फ्रेंड चिल्लाती है, मित्सुको, अपना नाम पुकारो, जोर से पुकारो। और मित्सुको पूरी ताकत से अपना नाम दोहराने लगती है, मैं मित्सुको हूँ, मैं मित्सुको हूँ। जैसे जैसे वो बोलती है वैसे वैसे उसके आसपास का सब कुछ बदलने लगता है और अचानक ही वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है। अब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी तरफ मुड़ती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, कृपया मेरे हाथ में जो वायर लगी है उसे खींच दो, मुझे इस नकली दुनिया से बाहर निकलना है। मित्सुको हिचकती है। वो डरती है कि कहीं ऐसा करने से उसकी फ्रेंड की जान न चली जाए, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे बार बार कहती है, बस कर दो वरना मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी। आखिरकार मित्सुको दिल पर पत्थर रखकर वो वायर खींच देती है। तुरंत ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी 2 हिस्सों में बट जाती है। मित्सुको की आंखें भर आती है, पर उसी वक्त उसके सामने एक गेट खुलता है। वो धीरे धीरे उस गेट से बाहर निकलती है और जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में पहुंच चुकी है। सड़कों पर उसके ही पोस्टर्स लगे हुए हैं। कुछ लड़के उन्हें देखकर बातें कर रहे होते हैं। इन्हीं में से एक लड़का उसके पास आता है और कहता है, तुम फ्यूचर में हो। ये सुनकर मित्सुको का दिमाग घूम जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ वक्त बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक अजीब सी जगह पर होती है। सामने एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है और उस गेम में जो कैरेक्टर चल रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि मित्सुको खुद होती है। अब कहानी अपने सबसे बड़े ट्विस्ट पर पहुंचती है। मित्सुको के सामने बैठा वो बूढ़ा आदमी उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मैंने ही इस गेम को बनाया है और मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम सबको कंट्रोल कर रहा हूँ। असल में तुम तो बहुत पहले मर चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया है। ये सुनकर मित्सुको के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे एहसास होता है कि ये सब उसकी जिंदगी, उसके डर, उसके सारे दोस्त सिर्फ एक गेम का हिस्सा थे। लेकिन तभी उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जागती है। वो सोचती है, अगर ये एक गेम है तो शायद मैं इससे बाहर भी निकल सकती हूँ। उसी वक्त एक आदमी वहां आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है।
पर तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, जाने से पहले तुम्हें अपना आखिरी लेवल पूरा करना होगा। मित्सुको धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके दिमाग में लगातार उसकी बेस्ट फ्रेंड की बात गूंजती रहती है। अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करें जो दूसरी दुनिया में नामुमकिन हो, तो हम इस गेम से आज़ाद हो जाएंगे। और ठीक उसी पल मित्सुको फैसला कर लेती है। वो उस आदमी की तरफ बढ़ती है और अचानक उसका गला पकड़कर दबाने लगती है। वो चिल्लाकर कहती है, बस करो, हमारे साथ खेलना बंद करो। इसके बाद मित्सुको बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और बिना झिझक उसे अपने पेट में घुसा देती है। खून छलक पड़ता है और वो वहीं गिर जाती है। बूढ़ा आदमी उसे देखकर दंग रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि मित्सुको ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन उसी पल सब कुछ रीसेट हो जाता है। गेम रुक जाता है, कोड्स टूटने लगते हैं और उसकी डेस्टिनी पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, मित्सुको इस गेम वर्ल्ड में मर चुकी थी, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो अब भी जिंदा थी। उसका सिस्टम फ्री हो चुका था। अगले सीन में हमें बाकी के कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं, जो किसी न किसी तरह खुद को खत्म कर रहे थे ताकि वो भी इस गेम का हिस्सा न रहें। और फिर कैमरा धीरे धीरे बदलता है। हम देखते हैं मित्सुको अब एक बर्फीली जगह पर लेटी हुई है। उसके आसपास सब कुछ शांत है। वो अब अपने असल दुनिया में वापस आ चुकी है। और यहीं पर ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मित्सुको की एक अजीब और रहस्यमय कहानी, जहां हकीकत और गेम की लाइन पूरी तरह मिट चुकी थी। अगर आपको ऐसी ट्विस्ट भरी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि मैं अगली रहस्यमय कहानी लेकर फिर हाजिर हो जाऊं।